हिस्टोरियन आदिल की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। क्या आप जानते हैं हमारी दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जो कि प्लूटो प्लैनेट से भी बड़ा है। इस मुल्क का नाम रशिया है। जब वेस्ट में सूरज निकल रहा होता है तो उसी तरफ ईस्ट में लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं। ये इतना बड़ा मुल्क है कि अगर आपको वेस्ट से ईस्ट में जाना है तो आपको अपनी घड़ी का समय 4 बार बदलना होगा। रशिया का कुल क्षेत्रफल 17 लाख किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि इसमें 204 यूनाइटेड अरब अमीरात, 5 इंडिया और 8 सऊदी अरेबिया और 19 पाकिस्तान जैसे मुल्क आसानी से आ सकते हैं। आपको बताते चलें, रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस का रिजर्व है। अगर गैस की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस रशिया के पास है, और अगर ऑयल की बात करें तो दुनिया में 8वीं पोजीशन पे आता है रशिया ऑयल के मामले में। 2021 के सर्वे के मुताबिक अगर रशिया यूरोप में सप्लाई लाइन यानी अपनी गैस पाइपलाइन रोक दे तो रशिया में चूल्हा जलना और बिजली जैसी चीज़ें रुक जाएंगी। आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि यूरोप में बत्ती जलती है तो वो रशिया की गैस की वजह से जलती है। अकेला रशिया यूरोप में 40% का मालिक है। यही नहीं, रशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं बनाता है, यानी गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार रशिया में है। अकेला रशिया दुनिया की 18% गेहूं का मालिक है। लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज़ है जो रशिया को सुपर पावर बनने से रोक रही है? ये चीज़ है उसकी ज्योग्राफी। रशिया एक बहुत ही ठंडा मुल्क है। इसकी आधे से ज़्यादा आबादी यानी 80% आबादी यूरोप में रहती है। बाकी 25% आबादी इसके पीछे रहती है यानी साइबेरिया में, जो कि इसके लिए है बहुत बड़ा मसला है। साइबेरिया दुनिया का सबसे ठंडा तरीन इलाका है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर भी -1 डिग्री है। साइबेरिया का सबसे ठंडा इलाका यानी सबसे ठंडा शहर ओयमियाकुन है, जिसका एवरेज टेम्परेचर सर्दियों में -71 डिग्रीज रहता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया की आबादी इतनी ज़्यादा बिखरी हुई क्यों है। रशिया का सबसे बड़ा एरिया यानी साइबेरिया एरिया यानी आधे से ज़्यादा रशिया एक्सट्रीम वेदर की वजह से परेशान रहता है। और दूसरी बात, एक तो रशिया की पॉपुलेशन उसके एरिया के हिसाब से बहुत ही कम है, और रशिया का एक तरह से 75% पॉपुलेशन सिर्फ 20% एरिया में रहती है। बाकी का एरिया रशिया का बिल्कुल खाली और वीरान है। आबादी यानी पॉपुलेशन एक ऐसा मसला है जो रशिया का बहुत ही पुराना मसला है, और रशिया बहुत ही सालों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो रशिया को दोबारा सुपर पावर बनने से रोक रही है। लेकिन फिर भी रशिया ताहाल एक तरह से नाकाम है। आपको बताते चलें, दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो हो अमेरिका से भी बड़ी है। रशिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन मौजूद है। रशिया की कोस्ट लाइन 37,650 किलोमीटर्स तक फैली हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है रशिया के लिए, क्योंकि ये कोस्ट लाइन बर्फ़ के बाद आती है। लेकिन फिर भी क्या हाल, कोस्ट लाइन के बाद भी रशिया को आर्टिक ओशन का सामना करना पड़ता है, जो कि पूरे साल जमी रहती है, जो कि उसके किसी काम की नहीं है। आपको बताते चलें, रशिया सिर्फ अपने पूरे साल में 3 पोर्टों से तिजारत करता है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी, क्योंकि फिर वही मसला आता है एक्सट्रीम वेदर। एक कहावत है, जिस मुल्क के पास सबसे बड़ा समुंदर होगा वो उतनी ही ज़्यादा तिजारत करेगा और उतना ही अमीर मुल्क होगा। अमीर इन द सेंस कि वो उतना ही ताकतवर मुल्क होगा, क्योंकि समुंदर ही एक वो रास्ता है जिसकी वजह से दुनिया में खाने पीने का सामान और दूसरी चीज़ें कम दामों पर लाई जा सकती हैं। अगर यही हम चीज़ें समुंदर की जगह हवाई जहाज़ से लाएं तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और फिर महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन चीज़ों पे। लेकिन बर्फ़ की वजह से शिपों का चलना बहुत ज़्यादा दुश्वार होता है, और ये दुश्वार के साथ साथ कभी कभार बहुत ख़तरनाक रूप भी ले लेता है, जिसमें कई बार रशिया के मर्चेंट्स की जान भी जा चुकी है।
इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया बहुत मुश्किलों से दूसरी कंट्रीज से ट्रेड करता है। एक पोर्ट जो रशिया के ईस्ट में जिसका नाम व्लादिवोस्टॉक पोर्ट है, लेकिन इस पोर्ट का ज़्यादातर पानी हमेशा साल में जमा रहता है। लेकिन जब गर्मियाँ आती, जब ये बर्फ़ पिघलती है, जब इस पोर्ट को रशिया इस्तेमाल करता है। लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तब रशिया के बहरी जहाज़ों को यानी तिजारती जहाज़ों को जापान के समुद्री इलाकों से गुजरना पड़ता है। भले ही जापान के साथ रशिया का तनाज़ा हो, लेकिन जापान भी एक बहुत ताकतवर मुल्क है और जापान अमेरिका का अलायंस में है, जिसकी वजह से आप एक तरह से कह सकते हैं रशिया को नाटो और अमेरिकी इत्तेहादियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। भले ही चीन रशिया का दोस्त हो, लेकिन हर मुल्क दोस्ती से पहले अपने देश को देखता है। आपको बताते चलें, नाटो एक ऐसा इत्तेहाद है जो रशिया से ही बचने के लिए बनाया गया था। यानी अगर किसी भी नाटो कंट्री या अमेरिकी इत्तेहादियों पर रशिया ने हमला करने की कोशिश की तो अमेरिका समेत नाटो इत्तेहादी रशिया के साथ जंग में आ जाएंगे। दूसरी तरफ रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है और यहाँ पर भी वही मसला है। यहाँ पे साल में हर वक्त बर्फ़ होती है। जब गर्मियाँ आती हैं जब ही रशिया इस पोर्ट को इस्तेमाल करने लगता है और समर सीज़न में बहरी जहाज़ों को यानी बहरी बेड़े और मर्चेंट शिप्स को उन इलाकों से गुजरना पड़ता है, यानी उन कोस्ट लाइन से गुजरना पड़ता है जो अमेरिकी इत्तेहादी और नाटो इत्तेहादी का हिस्सा है, जिसकी वजह से नाटो मुल्क इस पर बहुत भारी टैक्स लगाते हैं। तीसरे नंबर पर बचता है नोवरोसिस्क पोर्ट, जो कि ब्लैक सी में वाक़ है। यहाँ पर रूस को कोई वेदर का मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रूस को बहुत ही कम रास्ते से टर्की के रास्ते होकर जाना पड़ता है। भले ही टर्की रशिया का दुश्मन ना हो, लेकिन टर्की नाटो इत्तेहादी है। माजी के ऑटोमन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के कैसे रिश्ते थे ये तो हम सभी जानते हैं। एक तरह से यहाँ भी रूस को खुले तिजारती शिप्स को ले जाने की इजाज़त नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है, रशिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया को इन 3 पोर्ट से तिजारत करनी पड़ती है और इन 3 पोर्ट्स पे भी मौसम यानी समर सीज़न आता है जब करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ रहती है हर वक्त। फिर उसके बाद इसे नाटो इत्तेहादियों के समुद्र में से जाना पड़ता है, जो कि इसके लिए बहुत बड़ा मसला है, जो इसको सुपर पावर बनने से बहुत रोक रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी रशिया दुनिया में 11वें नंबर पे आता है जीडीपी के मामले में। भले ही रूस यूक्रेन वॉर के बाद इसकी जीडीपी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हो, लेकिन रूस के नेचुरल रिसोर्स उसको हमेशा ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो किसी भी मुल्क की तमाम लोगों की कंबाइंड इनकम को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो कंट्री कितनी ताकतवर है, लेकिन ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए जीडीपी ही काफ़ी नहीं होता है। जीडीपी से हटकर अगर रशिया की मिलिट्री पे बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड रशिया के पास मौजूद हैं। ये अमेरिका से ज़्यादा न्यूक्लियर हेड रखता है और अमेरिका और चीन के बाद रशिया ही एक ऐसा मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा तकड़ी मिलिट्री मौजूद है। यहाँ पर भी रशिया अगर नंबर 1 पर नहीं है तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जोग्राफ़ी की वजह से। ये सर्द मौसम ही है जिसकी वजह से नेपोलियन को रूस में हार हुई थी। क्या आप जानते हैं नेपोलियन रूस पे चढ़ने के लिए 6 लाख की फ़ौज लाया था, जिसमें से सिर्फ 1 लाख की फ़ौज जिंदा बच पाई थी। और वर्ल्ड वॉर 2 में एडोल्फ हिटलर 38 लाख की फ़ौज लाया था, जिसमें से सिर्फ 10 लाख फौजी तो उस वक्त चढ़ने में मारे गए जब रशिया का ठंडा मौसम चल रहा था और बाकी बचे फौजियों को रूसी मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्द मौसम जो रूस का है वो कितना ख़तरनाक है। एडोल्फ हिटलर इस हार से इतना गमजुदा हुआ था कि उसने खुदकुशी कर ली थी और वर्ल्ड वॉर 2 हार गया था।
अभी तक आप ये बात तो नोट ज़रूर कर चुके होंगे कि रशिया को सुपर पावर बनने से सिर्फ उसका सर्द मौसम ही उसे रोक रहा है। अगर रशिया का सर्द मौसम उसकी रुकावट ना बने तो नॉर्थ में उसकी जो कोस्ट लाइन पे समुद्र में बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल जाए तो वो उससे सुपर पावर बन सकता है और उससे बेधड़क तिजारत कर सकता है और अपनी इकोनॉमी और जीडीपी को और मजबूत कर सकता है। इसके अलावा रशिया के बहुत सारे इलाके गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड्स और कुदरत की रॉ मटेरियल से भरा पड़ा है, लेकिन सर्द मौसम की वजह से उनकी माइनिंग करना नामुमकिन है। अगर सर्द मौसम ना हो, रशिया इन सब चीज़ की माइनिंग करके बुलंदियों तक जा सकता है। जैसा कि हमने बताया था, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा वीट उत्पादन करने वाला देश है। अगर सर्द मौसम ना हो तो रशिया आधे से ज़्यादा दुनिया का वीट उत्पादन कर सकता है। ये जो 18% जो रशिया इस वक्त वीट का उत्पादन करता है, ये सिर्फ वो अपनी 20% ज़मीन से उत्पाद करता है। अगर आप सोचिए रशिया अपनी 100% ज़मीन को इस्तेमाल करने लायक हो जाए तो वो कितना वीट उत्पादन करने वाला देश बनेगा। और अगर ऐसा होता है तो वो अमेरिका को भी बहुत पीछे छोड़ सकता है जीडीपी और इकोनॉमी के मामले में। हैरत अंगेज़ तौर पे रशिया के पास एक ऐसा सॉल्यूशन ज़रूर है, बल्कि दुनिया के पास ऐसा सॉल्यूशन है जो रशिया को इस सर्द मौसम से छुटकारा दिला सकता है। वो है ग्लोबल वार्मिंग। एक अंदाजे के मुताबिक 2021 के दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका की बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही है। अगर ऐसा होता है तो रशिया को बहुत फ़ायदा होता है, और अगर बर्फ़ पिघल जाती है, बीजिंग से अगर कोई पोर्ट चलता है तो उसे इस वक्त सुइस कैनाल के ज़रिए जाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र होता है। अगर यही सफ़र बर्फ़ पिघल जाती है तो रशिया को 22 दिनों में करना पड़ेगा, जो इसके लिए बहुत बेनिफिशियली साबित होगा। इजिप्ट गवर्नमेंट सुइस कैनाल में अगर कोई एक शिप गुजरती है तो उससे $4 लाख का टैक्स लेती है, और हर साल सुइस कैनाल से 20,000 से ज़्यादा शिप्स निकलते हैं। अगर $4 लाख को 20,000 शिप से डिवाइड करा जाए तो अरब रुपए से ज़्यादा इजिप्ट की कमाई होती है, और अगर यही बर्फ़ पिघल जाती है तो रशिया को इससे ज़्यादा कमाई होगी। लेकिन ये जब ही मुमकिन है जब रशिया की कोस्ट लाइन पे जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलेगी। अंदाजे के मुताबिक 2070 से पहले रशिया की कोस्ट लाइन की बर्फ़ पिघल जाएगी, और रशिया दुनिया में सुपर पावर बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें।